हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 11 सावित्री बाई फुले पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे उसका अनुवाद कार्य, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है सेम आपको वैसे ही अपनी नोटबुक में राइट करना है। तो पहला पैराग्राफ है, ऊपरी निर्मितम से लेकर नाम ध्येया। इसका अनुवाद है, ऊपर बने चित्रों को देखो। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह साधारण पाठशाला नहीं है, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, यानी हटती नहीं है। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक में बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में संलग्न होती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कौन है वह महिला? क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो? यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले है। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ है, जनवरी से लेकर कृतवती। अनुवाद है इसका, जनवरी मास की 3 तारीख को 1831 ईस्वी वर्ष में नया गांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और उनके पिता खंडोजी थे। खंडोजी ये दोनों कहे गए हैं, या खंडोजी ये दोनों उनके माता पिता थे। 9 वर्ष की अवस्था में वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ ब्याही गई। वे भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा स्रोत को पा गई। यहाँ से आगे उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। पैराग्राफ नंबर है 3, 1848 से लेकर प्रारब्ध। इसका अनुवाद कार्य है, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी सन में छुआछूत से तिरस्कृत की बालिकाओं के लिए अलग से उसने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। यानी उन्होंने जो छुआछूत के कारण जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया? दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। पैराग्राफ नंबर 4 है, सामाजिक कुरीति नाम से लेकर समर्थिता। इसका अनुवाद कार्य है, सामाजिक कुरीतियों को सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं नाई लोगों से मिली। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया, यानी उन्होंने इस रिवाज को छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में से लिपटी हुई, जैसा कहा गया है, निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। यहाँ आएगा
कर रही थी। कर रही थी। उच्च वर्ग वालों ने मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने से रोका। सावित्री इस अपमान को सह नहीं सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। यह सार्वजनिक तालाब है, इससे जल लेने में जाति बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। अब है पैराग्राफ नंबर 5। महिला सेवा मंडल से लेकर इति। महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रबंधन गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति यानी सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरण। फिर है पैराग्राफ नंबर 6 सावित्री से लेकर अध्येतव्य। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालन किया। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी सन में मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई? उन्होंने प्लेग रोग से ग्रसित लोगों की सेवा की थी, जिससे वह खुद स्वयं भी इस रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। यानी साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। उनका 2 काव्यों का संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अध्ययन के लिए सावित्री मोदे के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तो ये था आज का आपका संस्कृत का वर्क, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ये पूरा अनुवाद आपको अपनी नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।